बहुत लोग नरेंद्र मोदी को कहते हैं कैमरा जीवी, कैमरा जीवी। आप ये बताइए, अगर वो अपना कैमरा लेकर नहीं गए होते बाली, तब तो लोगों को पता भी नहीं चलता कि नरेंद्र मोदी G20 की के सम्मेलन में भाग लेने भी बाली गए थे। इस तरह का भेदभाव आखिर हुआ क्यों है भारत के प्रधानमंत्री के साथ? नहीं, भेदभाव की बात तो नहीं, लेकिन ये आपने अच्छी बात कही कि अपना कैमरा लेके चलना चाहिए, चाहे वो विदेश हो और चाहे वो एम्बुलेंस के पीछे। जिस एरिया में भी हम्म। आप जाएं तो एम्बुलेंस के पीछे जो अगल-बगल भी लोग चल रहे हैं, उनके पीछे-पीछे भी कुछ कैमरे वालों को एक्स्ट्रा लगा देना चाहिए। और एक हम्म। तो ये भी है कि इससे थोड़ा मिल जाता है, मतलब इलेक्शन के समय लोगों को थोड़ा रोजगार भी मिल जाता है। बट ऑन अ सीरियस नोट, देखिए कुछ चीजें जो मोदी जी उसका आंसर भी खुद ही दे देते हैं। जैसे हम्म। मोदी जी कहते हैं कि मुझे रोज 2-3 किलो गाली पड़ती है। हम्म। तो उसका बेसिक सा आंसर है, अगर आपको 2-3 किलो गाली पड़ती है तो आप गाली खाने वाला काम क्यों करते हैं? मतलब वो बहुत बेसिक चीज़ यहाँ आप सब लोग बैठे हैं, हमें तो कोई गाली नहीं देता है। लेकिन अगर मैं गाली खाने वाला काम करूँगा तो ज़रूर किसी ने गाली दी होगी। उसी तरह से जब आप ये जो काम किए हैं अभी, आप जो 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 एपरेंटली मेरे हिसाब से हम्म। अगर वो जानबूझ के हुआ है तो ये बड़ी एक गलती हुई है। और इसको ये दीज़ आर वार्निंग बेल्स, अगर ये हम्म। जानबूझ के हुआ है। अगर ये हम्म। स्लिप अप है, तब भी बड़ी चीज़ है कि 140 करोड़ के देश के राष्ट्राध्यक्ष को आप हम्म। उसको उस आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में वो नहीं आ रहा है। मैं इस बात को इसलिए कह दूँगा, जो आपने शुरू के ही अपने वक्तव्य में कह दिया था कि किसी भी जगह पे जो जो इंटरनेशनली आपकी इज़्ज़त ना आपके कपड़ों से, ना आपके जहाज़ से, हम्म। ना आपके इससे होती है। आपकी इज़्ज़त आप क्या बोलते हैं, आप क्या कहते हैं और आप क्या सुनते हैं, इससे होती है। मैं हम्म। 2-3 चीज़ें इसलिए बता दूँ क्योंकि ये नेहरू को हर चीज़ में हम लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं। मैं हम्म। 2-3 बातें इसलिए कहना ज़रूरी है कि वो देश के लोग भी समझें। और मैं कोई इसका विद्यार्थी नहीं हूँ, मैं फ़ॉरेन हम्म। अफ़ेयर्स का का जानकार नहीं हूँ, विद्यार्थी ज़रूर हूँ। हिंदुस्तान की एक परंपरा थी, 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है और हम्म। 1955 आते-आते जो इंडोनेशिया में पहली बार एफ्रो एशियन नेशंस की जो जो नए-नए राष्ट्र जो उस समय स्वतंत्र हुए थे, उस 29 देशों का जब सम्मेलन होता है, तो उसमें मोर और लेस हम ये नहीं कहेंगे कि फॉर्मली, लेकिन मोर और लेस हमारी लीडरशिप जैसी हैसियत थी। वो आप हम्म। सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ लें, जहाँ पे हिंदुस्तान के जवाहरलाल नेहरू चौवन लाई को इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई ये देखो, ये हम्म। चाइना से आए हैं, ये हमारी हैसियत वो। हम अभी हम्म। हमें हमें स्वतंत्र हुए अभी 8 साल हुए थे। और जब वो जो बैंडुंग वाला सम्मेलन था जिसकी मैं चर्चा कर जी। रहा हूँ, उसमें 54% आबादी को हम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हम बड़ी तादाद में थे। और वहीं से नैम को मतलब नॉन अलाइन्ड मूवमेंट चला, नॉन अलाइन्ड नेशन वो हुआ और एक हमने वो बनाया। और वो जब हमने उसको बनाया तो सोवियत ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक के अगेंस्ट हमने एक हिंदुस्तान की अपनी नीति रखी। और जी। दुनिया के मतलब आप अगर नाम उस समय का देखिए, टीटो युगोस्लाविया से, जी। अब्दुल नासिर इजिप्ट से, इंडोनेशिया से, सुकर्णो, मतलब हम्म। आप गैलेक्सी ऑफ पीपल। और जी। इन लोगों ने ये कहा कि नहीं, ना हम तुम्हारे साथ, ना हम तो आज की तारीख में क्या है, या तो आप पीछे-पीछे घूमिए अमेरिका के, क्योंकि सबसे बड़ा दादा हम्म। वो, और कुछ बच जाए तो चीन के पीछे-पीछे घूमना, झूला उठाना, या तो 2 का हम्म। झोला में से एक किसी का झोला ढोना ही है आपको। हमने अपनी वो हैसियत रखी थी आज़ादी के 8 साल बाद। फिर एक सार्क आया। मैं अभी उस हम्म। डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सार्क में 21% पॉपुलेशन ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन को हम रिप्रेजेंट करते थे। हम उसकी जी। लीडरशिप लिए हुए थे। आज हमको हम्म। पाकिस्तान के साथ एक हमारा वो चल रहा है पिछले 10-12 साल से, उसकी बैठक ही नहीं कर पा रहे। अब हम कहाँ जा रहे हैं, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ देश को भी समझना ज़रूरी है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन के दरवाजे पे बैठे 10 साल तक गोते रहे कि भैया हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। तो 100% चीन लेड है। चाइना, रशिया, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, और उसको लीड वो बीजिंग उसका वो है। उसकी ऑफिशियल हम्म। लैंग्वेज रशियन और मैंडरीन है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जी। हिंदुस्तानी तो नहीं। हमें जब उन्होंने मेंबरशिप 2017 में दी तो अकेले हमें नहीं दी, पाकिस्तान के साथ दी। और हम्म। हम उसके द्वार पे बैठे हुए थे कि भैया हमें भी अंदर आ जाने दो। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? इसका एक बड़ा कारण ये है, ये भी एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। एक बहुत काबिल आदमी होता है और एक वेट वाला आदमी होता है। हम्म। यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए हैं। डॉक्टर सुनीलम उसके बड़े विद्यार्थी हैं, सीनियर क्लास के छात्र हैं, मैं प्राइमरी का हूँ। एक जीजी पारेख साहब हैं अपने देश में, समाजवादी जी। आंदोलन का हम लोगों के लिए सबसे जी। बड़ा जी। नाम। तो अगर जीजी पारेख साहब कहीं बैठ जाते हैं तो हम लोगों की कोई औकात ही नहीं है भाई। वो इलेक्शन जीते हम्म। हैं, ना हारे हैं, वो वहाँ बैठ गए तो उनके उनके सामने हिंदुस्तान का सब समाजवादी बौना है।
ये बात मैं किस लिए कह रहा हूँ, इसको मैं इसका रेफरेंस बता दूं। देश के जो फॉरेन मिनिस्टर हुए आज तक, जो भी, विद एन एक्सेप्शन ऑफ मुरारजी देसाई और देवे गौड़ा साहब, सारे फॉरेन मिनिस्टर, सारे देश के प्रधानमंत्री कभी ना कभी फॉरेन मिनिस्टर रहे, कभी ना कभी। और मुरारजी देसाई साहब का बहुत छोटा वो था, और देवे गौड़ा साहब का भी बहुत छोटा था, ये 8 साल वाला नहीं था। और अगर आप मुरारजी देसाई भी विदेश मंत्री रह चुके थे, हाँ ठीक है, तो गुड फॉर करेक्टिंग मी। मेरा कहना है कि सिर्फ देवे गौड़ा इज एन एक्सेप्शन, जो कभी देश के फॉरेन मिनिस्टर। और मैं ये किस लिए कह रहा हूं कि जब आप इस तरह की चीजों जगहों पे जाते हैं, जब आप इस तरह के लोगों से मिलते हैं, तो आपका फॉरेन मिनिस्टर ही वो सबसे इंपॉर्टेंट आदमी होता है, जो आपकी इमेज, आपके देश की ताकत, आपके उसको, उसका ध्वज, मतलब फ्लैग बेरर वो होता है। प्राइम मिनिस्टर थोड़ी जाके कहता है ये। तो अगर आज कोई फॉरेन मिनिस्टर तगड़ा वाला होता तो उसकी, मतलब इसकी इस स्लिप अप की ऐसी तैसी करता। अब तो अगर आप लिस्ट देखिए, जवाहरलाल नेहरू, गुलजारीलाल नंदा, लाल बहादुर शास्त्री, मतलब दिनेश सिंह, वाईबी चौहान, अटल बिहारी वाजपेयी, आप किसका, राजीव गांधी, वीपी सिंह, गुजराल, चंद्रशेखर, प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, मतलब किसका नाम, देश के ताकतवर नेता थे, और वो ताकतवर नेता जिनकी अपनी ताकत थी। मैं एस जयशंकर साहब का कोई वो नहीं, बहुत काबिल हो सकता है, काबिलों के काबिल, ऐसा काबिल आज तक दुनिया में कोई ना हुआ। लेकिन जब वो उस कुर्सी में बैठते हैं तो हमें उसका वेट भी चाहिए, हमें सिर्फ काबिलियत नहीं चाहिए, हमें आज उस फॉरेन मिनिस्टर वाली कुर्सी पे एक भारी भरकम पॉलिटिकल वेट वाला आदमी चाहिए। क्योंकि अगर वो पॉलिटिकल वेट वाला आदमी होगा तो ये हिम्मत किसी की नहीं होगी जो आज की गई। ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे आप वीक होते हैं। ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी को, कब समझ में आएगा नहीं मालूम। निर्मला, आज जो आर्थिक मुद्दे हैं उसके लिए यू नीड अ स्पेशलिस्ट। आपका ये पॉलिटिकल, आपके जो खास आदमी है उनसे नहीं चलेगा। मनमोहन सिंह को जब नरसिम्हा राव ने बुलाया था तो शायद एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, और मनमोहन सिंह वाज सेकंड चॉइस। मैं पहली चॉइस नाम भूल रहा हूं, जो आरबीआई के आई जी पटेल उनकी पहली चॉइस थे। जब उन्होंने मना कर दिया तब मनमोहन सिंह लाए गए, और मनमोहन सिंह लाए गए इसलिए क्योंकि ये स्पेशलिस्ट थे, देश फंसा हुआ था एक जगह पे। अब आज आप वो स्पेशलिस्ट को लाने नहीं देंगे, लाने इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आपकी पोल खुल जाएगी। आप इतना ज्यादा पानी मिला रहे हैं, हर चीज में इतना ज्यादा पानी मिला रहे हैं कि वो, अगर कोई भी आदमी आ जाएगा कहेगा आपके अपने लोग भागे जा रहे हैं, जो भी आता है वो 1-2 साल में प्रणाम करके बाहर निकल जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट इज हाई टाइम देश, क्योंकि ये तो नहीं समझने वाले, इनको तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन देश की जनता को समझ में आना चाहिए कि अगर आपने इसी तरह के अपने चॉइस करते रहे तो ये जो आज हुआ है कि आप उसमें मान लीजिए, मैं इसको अभी भी स्लिप अप मान रहा हूं, अगर स्लिप अप है तो ये जानबूझ के भी आप, हालांकि फॉरेन अफेयर्स उसमें स्लिप अप की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इट इज अ जीरो टॉलरेंस खेल। कौन आगे खड़ा होगा, कौन पीछे खड़ा होगा, कौन पूरी पैंट पहनेगा, कौन आधी पैंट पहनेगा, कौन आधी स्लीव्स की शर्ट नहीं पहन सकते हैं, टाई में पहनना है, कौन सी टाई, काली टाई, पीली टाई। ये प्रोटोकॉल जो फॉरेन अफेयर्स का है, ये शायद प्रोटोकॉल फौज का जैसे एसओपी होता है उस तरह का होता है। तो मतलब मैं ये मान रहा हूं कि भगवान करे कि वर्धन जी, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपको पता भी होगा शायद, कई सारे आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर्स में मुझे बताते हैं कि एक अघोषित क्राइटेरिया है उनके प्रमोशन वगैरह को तय करने के लिए, जो उनका एसीआर बनता है, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, उसमें एक अघोषित क्राइटेरिया ये है कि वो कितने अच्छे मेजबान हैं और कितने अच्छे एटिकेट के साथ वो बाहर में पेश आते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है, जहां वहां इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। इंडियन एम्बेसी कहाँ है, G20 के आयोजक कहाँ है, और भारत का फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स सेक्रेटरी वो कहाँ है? क्योंकि अगर ये है तो किसी ना किसी समवन शुड बी सैक्ड। अगर मान लीजिए ये अब तक हिंदुस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी या फॉरेन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा या वो देना चाहिए। मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये 140 करोड़ लोगों की बात ही नहीं है। ये आज आपने छोटा, ये सब खेल हम लोग छोटे स्तर पे करते रहते हैं। जब मुझसे कोई, मान लीजिए मैंने आपसे पैसा उधार लिया है और कोई आप आ जाइए पैसा मांगने, मैं किसी दूसरे को गाली देने लगूंगा जिससे आपको लगे यार इससे क्या है, यहाँ से छोड़ो चलो। तो ये सब टैक्टिक्स जो हैं ये दुनिया के लोग भी करते हैं जी। ये दुनिया के लोग भी करते हैं। तो ये हो सकता है कि कुछ और कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। जो हम लोग बार बार कह रहे हैं ना कि हमें प्रेसिडेंटशिप मिल गई, हमें, अरे भाई ये रोटेशन में है। वो जो 20 लोगों हैं सबको एक बार घूम के सबके पास आएगा। वो घोड़ा जमाल चाहे पीछे देखो मार के, वो सबके पीछे आएगा। इट इज अ रोटेशनल थिंग। यू हैव नॉट अचीव्ड एनीथिंग। आपको आपकी काबिलियत की वजह से नहीं, उसमें रहने की वजह से मिली है। तो
मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये देश के लिए एक दुर्भाग्य की बात है जो आज हुआ है। आनंदवर्धन जी, जो घटना मुझे एक याद आ रही है कि भारत के विदेश मंत्रालय की आपने भी चर्चा भी की थी कि स्पाइनलेस की तरह दिख रहा है। हरभजन सिंह भारतीय क्रिकेटर, उनका उनके जूते से कुछ स्मेल आ रही थी। न्यूजीलैंड के दौरे पे भारतीय क्रिकेट टीम गई हुई थी और फिर उसके बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने और भारत के खेल मंत्रालय दोनों ने कड़ा प्रतिरोध जताया। संसद में भी काफी चर्चा हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए, कि वहां पर फाइन किया गया उनको, ये नहीं होना चाहिए। आज की तारीख में हरभजन सिंह तो एक क्रिकेटर थे, आज राज्यसभा सांसद भर है। देश के प्रधानमंत्री का इतना बड़ा सार्वजनिक अपमान एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रहा है, ना तो विदेश मंत्रालय बोल रहा है, ना ही वो देश के वित्त मंत्रालय और जो रिजर्व बैंक के अधिकारी हैं, जो एक तरह से फाइनेंशियल और मॉनेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, जो मूल रूप से इस संस्था से जुड़े हुए हैं G20 से, उनकी तरफ से कोई बयान आ रहा है। क्या सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इस लायक भी नहीं छोड़ता है कि जिसके लिए, जिसको बड़ा दिखाने के लिए सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया जा रहा है, उसके हितों पर भी लात पड़ रही हो तो पढ़ने दिया जाए। नहीं देखिए, ये जो आपकी बात है मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि इतना सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है कि आपको अगर सांस भी ठीक से लेनी है ना, तो पहले पूछ लेना होगा कि भाई जाके बाहर ले लें कि नहीं ले लें सांस। ये है और इसमें इसमें कुछ नहीं है, ये हम सबको मालूम है। मैं एक चीज आपका ध्यान और इसी से रिलेटेड कर रहा हूँ। देखिए, ये जब आपने हरभजन सिंह का बात कही कि हरभजन सिंह को लेके हल्ला मचा, एक बार जॉर्ज साहब का ये साथ ये हुआ जी। था, उनका हल्ला मचा था, शाहरुख खान के साथ हल्ला मचा था। हम्म। मैं आपको ये याद दिला दूं, 2005 में प्राइम मिनिस्टर मोदी वाज द चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के, और उस समय उनका A2 वीसा जो था वो डिनाई किया गया था। और जी। केवल डिनाई नहीं किया गया था, उसके आगे की बात बहुत से लोगों को नहीं रहता है, क्योंकि ये होता है डिनाई नहीं किया गया था। B1 B2 वीसा जो उनके वाज प्रीवियसली गिवन टू हिम वाज आल्सो रिवोक्ड। जो जी। दिया गया था उसको खारिज किया गया था कि नहीं, हम्म। the denial and revocation of the visa were done under the US law by which foreign government officials responsible for service severe violation of religious freedom become ineligible for that. ये उन्होंने उनके B1 B2 वीसा को खारिज किया, ये कहते हुए कि रिलीजियस फ्रीडम के आपके यहाँ दिक्कत थी। मेरा कहना यह है कि 2005 में आप चीफ मिनिस्टर थे, आप 2014 में आप प्राइम मिनिस्टर बने। मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है, मतलब प्राइम मिनिस्टर के हो सकता है अपने वो हो, हमारे मतलब मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन अगर आप किसी दिन मुझे अपने घर पे खाना खाने के लिए नहीं आने देंगे और कहेंगे कि नहीं घर लौट जाओ, वो अपना दावतनामा देके और उसको फाड़ के फेंक देंगे, तो जैसे अगर नीतीश किसी दिन कुमार का मौका लगा, नहीं किसी दिन मैं इस चैनल एनल का हेडेड हो गया और आप मेरे यहाँ आए, तो मैं कहूंगा पहले आना तो तुम्हें पहले मेरे घर पड़ेगा। ये उसके बाद दौड़ते हुए कि खुल गया भागो भागो, ये भागते हुए चले गए अमेरिका। क्या जरूरत थी आपको इतना अमेरिका तो प्रेम क्या यही दिखाने की? नीतीश कुमार ने भी किया था क्या, जो आप कह रहे हैं कि भोज कैंसिल किया फिर बुलाया तो आगे? नहीं, मैं एक देखिए, घर की बातें घर के अंदर है, घर के अंदर आपका कुछ है, आप किसी को कुछ कहें कुछ, लेकिन जब आप विदेश में जाते हैं तो आप उस चीज को कैरी करते हैं। नहीं, मैं एक चीज और बताऊंगा, जैसे कुछ चीजें, कुछ इसमें कमेंट भी आ रहे हैं, लोग आपकी बातें पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? 2019 में आपको 4 साल प्राइम मिनिस्टर बने हो गए थे। अब आप एक एक वो भी है, आप कोई भी गूगल कर लेंगे, इनको एक मिला फर्स्ट एवर फिलिप कॉटलर अवार्ड, इनको दिया गया दिल्ली में। जी। और वो एक फिक्टिशियस कंपनी बनी, वो एक सऊदी अरेबिया के कुछ लोग आए, जगदीश शेठ साहब को बुलाया गया अमेरिका से, जिनको ये सब प्रदान करने के लिए पद्म भूषण अगले साल 2020 में दे दिया गया। आपने जब ये सब, और फिलिप कॉटलर एक ही बार इनको मिला फर्स्ट, उसके बाद वो ना उस पहला मिला ना आखिरी मिला। जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस की एक ही डिग्री दी गई, जो आपको दी गई, ना उससे पहले किसी को दी गई, ना उसके बाद किसी को दी जाएगी। जैसे ताजमहल भी जब बनाया था ना, तो वो जो सुनते हैं मुगल बादशाह, उसने हाथ कटवा दिए थे कि ना इससे ऐसा इसके बाद बन पाएगा, पहले तो बना ही नहीं था। तो मेरा कहना यह है कि ये जब आपका ये चीज लोग पकड़ लेते हैं कि इसको फिलिप कॉटलर अवार्ड, विदेश का कुछ भी टिका दो, इनको दे दो। हम और आप आज की तारीख में ईमानदारी से बताऊं, मैंने धीरे धीरे ये कहना बंद कर दिया कि भाई इसमें मुझे मत बुलाया करो, अगर कहीं बात कहनी है तो मैं आ जाया करूंगा, क्योंकि वही जाना, वही एक शॉल जो 200 रुपए का गाड़ा भंडार से मैं खरीद लेता हूँ, या वहां से उसी को फिर मैं उसको आगे कहीं बढ़ा देता हूँ, उसको खुद उड़ता नहीं हूँ। तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी लोगों की समझ में आ रही। अब एक चीज आपने कही थी, वो मैं आपको इसलिए बता दूं क्योंकि आपने एक नाम लिया था पीएन हक्सर का, और आपने उनकी बात कही थी। देखिए, पीएन हक्सर इसलिए थे कि उनकी लीडर इंदिरा गांधी थी। पीएन हक्सर नहीं थे।
पीएन हक्सर जब आपने किसिंजर की बात कही ना, तो किसिंजर के सामने उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि इंदिरा गांधी ने निक्सन की आंख में आंख डाल के निक्सन को जी। उसके देश में जाके निक्सन ने जो बदतमीजी की थी उनको उसी कॉइन में पे किया था। हुँ, अब जी। पीएन हक्सर भी पीएन हक्सर थे। अगर हुँ, आज हमारा प्रधानमंत्री इतना तगड़ा रहे तो इनकी औकात है किसी इस देश की? हुँ, अब क्योंकि ताकत तो आपको अपनी लीडरशिप से मिलती है। ताकत जी। नीचे से ऊपर नहीं जाती है, ताकत ऊपर से नीचे आती है। मैं हुँ, 2-3 चीज़ें कहूँगा। मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि ये मैं जो कह रहा हूँ, इस खतरे के साथ कह रहा हूँ कि इसमें लोगों को बुरा लगेगा और अभी गाली पड़नी मुझे तो शुरू होगी, आपको भी होगी। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। नहीं, अब हम दिक्कत बता दें कहाँ-कहाँ है। जी। 2 दिक्कत है, मैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगा। नहीं, नहीं, आप बोलिए। एक दिक्कत क्या है कि ये मैं अभी भी ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के जो जो मुझे अच्छे लगते हैं, दूसरे लोगों को हुँ, मैं जो हिंदी भाषाई समझता हूँ, तो मुझे हिंदी भाषा के जो 2 सबसे अच्छे मुझे लगता है वक्ता, जो कनेक्ट होते थे लोगों से, हुँ, उसमें एक नाम नरेंद्र मोदी और एक नाम लालू यादव। इनका हुँ, कनेक्ट इतनी जल्दी ये आम आदमी के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, हम कंटेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम कनेक्ट की बात कर रहे हैं। अब जी। ये अच्छे खासे आए थे, अच्छा खासा बोलते थे, अच्छा खासा लोगों को हँसाते रुलाते थे। इनको दे हुँ, दिया गया एक टेलीप्रॉम्प्टर। अब इनकी हो गई वो, अब ये मिसेस को एमआरएस पढ़ने लगे। अब जब ये एमआरएस पढ़ेंगे तो वो जो सामने वाला विदेशी है वो हँसेगा नहीं आपके ऊपर कि जी। भाई आप हिंदी में पढ़िए। अच्छा ये आप टेलीप्रॉम्प्टर मत लीजिए, हुँ, आप टेलीप्रॉम्प्टर किनारे रखिए। तो ये जो हमारे यहाँ इवेंट मैनेजमेंट वालों ने इनको समझा-समझा के कि ऐसे करो सामने है दिखेगा नहीं ट्रांसपेरेंट वाला वो इनको वो किया। दूसरा एक चीज़ और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करना छोड़ दिए। हुँ, मैं एक चीज़ सिर्फ आपको भी और देश को भी याद दिलाऊँ। हुँ, आप विदेश जाते हैं, आपके साथ कोई बदतमीज़ी हुई, आप धो ही नहीं पाते हैं। जी। आप उसको धो नहीं पाते हैं क्योंकि आप इवेंट में इतना ज़्यादा हो गए हैं कि इवेंट पे ही आप पूरी तरह डिपेंडेंट हैं। याद रखिएगा हिंदुस्तान में परवेज़ मुशर्रफ आए थे। जी। आगरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिए थे, पूरी चीज़ धो के चले गए थे। हुँ, मैं ये कह रहा हूँ वो फ़ौजी आदमी था, उसको ये जी। सब चीज़ें पता नहीं थी, लेकिन आपके देश में आके आपके टॉप एडिटर्स को बुला के उसने जिसको कहते हैं मजमा लूट लिया था। हुँ, आप क्यों नहीं करते हैं भाई? अगर आज आपके साथ ये हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ना, बात हुँ, करते किसी चीज़ पे, बताते इनको आईना दिखाते, डॉक्टर सुनीलम बता रहे हैं कि केवल ये पूंजीपतियों का है, कुछ आईना दिखाते आप। जी। उनको उन्हीं के देश में उन्हीं का आईना दिखा के तब आपको वापस लौटना चाहिए था। लेकिन अब आप जब अपने ही देश में नहीं अब आपको तो वो अक्षय कुमार ही पसंद है। आपको वही कौन है जो एक गाना लिखते हैं, गाना-वाना गाते हैं, वो बन के चले जाते हैं। अरे! सेंसर बोर्ड के आजकल अध्यक्ष भी हैं। जी। रसूल। प्रसून जी, प्रसून। आपके लिए पत्रकार प्रसून हैं, आपके लिए पत्रकार अक्षय कुमार हैं। तो जब आप इनको ही पत्रकार करके इनसे ही प्रश्न पूछवाएँगे, तो फिर ठीक है। फिर जो जो हो रहा है वो बात और मैं अंतिम बात कह के इसलिए ये खत्म करूँगा कि देखिए एक जो चीज़ें हैं ना वो देश की क्यों दिक्कत हो रही है। जब आप 110 करोड़ हिंदुओं के देश में हम लोगों को और यहाँ सब हिंदू हैं, मेरे ज़्यादातर लोगों को ये कहना है, मैं अपने अपने जी। परिवार की बात करूँ, जो हुँ, एक्सटेंडेड फैमिली में जा अरे यार तुम जानते नहीं हो ये ठीक कर रहा है, ये ठीक कर रहे हैं, इन लोगों को ठीक करना ज़रूरी था। ये कहते हैं, मेरे घर हुँ, में कहते जी। हैं और मैं इसको सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूँ। 110 करोड़ हिंदू हैं, दुनिया में एक देश में इससे ज़्यादा कोई रिलिजन का कोई आदमी नहीं है। हमें जी। खतरा हो गया है और उस खतरे के बाद जब हम ये कहते हैं कि इनका बहिष्कार करो, इनसे सामान मत खरीदो, इनसे वो मत खरीदो, ये भूल जाते हैं कि दुनिया में एनआरआईज़ का जो सबसे बड़ा रेमिटेंस किसी भी देश में है, वो हिंदुस्तान में है। हमारी जी। अर्थव्यवस्था एनआरआई रेमिटेंस के ऊपर डिपेंडेंट है। हुँ, और अगर आप आज उनको बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं, तो वो 151 देश जहाँ क्रिश्चियन की मेजॉरिटी है और वो 56 देश जहाँ इस्लामिक मेजॉरिटी है, वो हुँ, अगर आपका बहिष्कार कर देंगे, तो आपकी आर्थिक उसकी क्या होगी? तो मुझे कहना है हुँ, कि लार्जर पर्सपेक्टिव को देखना हमारे प्रधानमंत्री को और इस व्यवस्था को ज़रूरी है। आज नहीं हुँ, देखेंगे, तो उसको कहते हैं ना ठोकर खा-खा के, गिर-गिर के, यही सब करके आपको सीखना पड़ेगा। तो मर्ज़ी जी। आपकी।